हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लास बाय मनीष सर। हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन कर रहे हैं चूँकि एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं और इस रिवीजन श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं पहले फेज़ का चौथा वीडियो। अभी तक हम 7 नंबर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ देख चुके हैं, 7 नंबर का भारत में राष्ट्रवाद देख चुके हैं, 4 नंबर का मानचित्र अंकन देख चुके हैं। 18 अंकों की तैयारी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज पहले फेज़ का 4 नंबर का संसाधन और विकास वाला चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ। इस तरह से हमारी तैयारी हो जाएगी 22 अंकों की। चलिए शुरू करते हैं संसाधन और विकास। संसाधन और विकास को आरंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमको संसाधन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है, उसका नियोजन क्या है और भारत में नियोजन किस तरह किया जा रहा है, इसको जानेंगे। और इसी अध्याय में हम 2 संसाधनों का अध्ययन करेंगे। एक है भू संसाधन और दूसरा है मृदा संसाधन। दोनों के अंतर्गत हम इन चीज़ों को जानेंगे कि भू संसाधन या मृदा संसाधन किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उपयोग के कारण यदि इनमें कोई निम्नीकरण या अपरदन होता है, इसके बाद इनका संरक्षण हम कैसे करेंगे, इसको जानेंगे हम। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनको संसाधन बनाने के लिए कोई आवश्यक तकनीक उपलब्ध है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखना है कि वे आर्थिक रूप से संभाव्य है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब आम जनता उसे सहज स्वीकार करती हो। चलिए इसके बाद देखते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण में हम देखेंगे संसाधन कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधनों के अंतर्गत पादप जगत और वनस्पति जगत आता है। अजैव संसाधनों के अंतर्गत चट्टान, पर्वत, पठार जिनमें जीवन नहीं होता वे आते हैं। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य वे संसाधन जो हमको बार बार प्राप्त हो जाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा इत्यादि। जबकि अनवीकरण स्रोत वे स्रोत जो एक बार उपयोग में ले लिए जाएं, इसके बाद दोबारा वे निर्मित नहीं होते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, खनिज अयस्क इत्यादि। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन हैं, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष के निजी हों, जिसका उपयोग वह स्वयं करता हो। सामुदायिक यानी समाज के, जैसे ग्राम पंचायत के तालाब इत्यादि। और निजी तालाब निजी संसाधन में जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन जिन पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार हो। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब वह सभी देशों के लिए समान रूप से उपयोग किए जाते हों। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन हैं, संभावी जिनकी भविष्य में उपयोग की संभावनाएं हैं, विकसित जिनका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा रहा है, भंडार मतलब जिनके उपयोग करने की हमको प्रौद्योगिकी प्राप्त हो गई है लेकिन अभी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, संचित कोष जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन अभी वह संसाधन के वास्तविक स्वरूप यानी आर्थिक रूप से संभाव्यता और सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया है, संचित कोष होगा। इसके अलावा हम संसाधनों को इस तरह से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन संरचनाएं और संस्थाएं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता, जबकि प्राकृतिक संसाधन में नवीकरण और अनवीकरण की बात की गई है। नवीकरण संसाधनों में जैव संसाधन आते हैं, सतत और प्रवाह भी आते हैं। प्रवाह मतलब वे संसाधन जो ना तो नवीकरण योग्य होते हैं ना ही अनवीकरण योग्य होते हैं, वे प्रवाहमान होते हैं। इस तरह से इनको आप देख लेंगे। जैव संसाधनों की मैं आपको बात कर चुका हूं। चलिए अब अपन आगे देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास से तात्पर्य है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए।
लेकिन अगर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उसका कारण है कि हम उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। और ये समस्याएं कौन सी हैं? पहली समस्या हमारे सामने आती है लालच। मतलब कुछ व्यक्ति बहुत अधिक लालच करके संसाधनों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा कारण होता है सामाजिक विभाजन, अर्थात संसाधन समाज के कुछ साधन संपन्न लोगों के हाथों में आ जाता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है। और तीसरा, संसाधनों के बेतरतीब उपयोग से हमारा इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र खराब होता नजर आता है। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का ख़त्म होना, पर्यावरण का प्रदूषित होना और भूमि निम्नीकरण जैसे मुख्य समस्याएं हमारे सामने आती हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इन वजहों से ये सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हम क्या करें? यदि हम इसको इस तरह से नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य तो खतरे में पड़ेगा ही, साथ ही साथ पूरी पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो सवाल आया कि इसके लिए किया क्या जा सकता है? इस समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर तो किया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या है, तो इसके समाधान के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। और हमारी पूरी दुनिया इकट्ठी हुई भी, और इकट्ठी होने के क्रम में दुनिया के लोगों ने एक साथ बैठने का प्रयास किया। और प्रयास करने में उनके सामने एक उपाय आया, वह कहलाया सतत अस्तित्व। सतत अस्तित्व सीधे तौर पर सतत पोषणीय विकास से जुड़ा हुआ है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, इसके साथ साथ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए भी वह सुरक्षित रह सके। लेकिन सतत पोषणीय विकास को लेकर के लालची लोग या ऐसे अमीर लोग जो अपनी सुख सुविधा के लिए सारे संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, वे एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। तब हमारे सामने समस्या अगर आती है तो उसका समाधान भी खोजा जाता है। और इसी के लिए समाधान खोज हेतु सतत पोषणीय विकास की संकल्पना लाने 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। जून 1992 में वहाँ पर 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक विकास मतलब समाज के बीच में जो अमीर और गरीब की खाई बन रही है उसको नियंत्रित करने के लिए, जंगलों के सिद्धांतों पर सहमति बनाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे कहा जाता है पहला पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजक करता था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी में UNCED कहा जाता है। जब ये सम्मेलन पूरा हुआ तब उसमें निकल कर आया एक घोषणा पत्र, जिसको कहा गया एजेंडा 21, अर्थात पर्यावरण संरक्षण का वह एजेंडा जो 21वीं सदी में लागू किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में क्या था तो हम देखते हैं। इस घोषणा पत्र का पहला ही बिंदु निकल कर आता है भूमंडलीय सततपोषी विकास, मतलब संपूर्ण विश्व में ऐसा विकास हो जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी हों ही, साथ में भविष्य की आवश्यकताओं की भी अवहेलना ना हो। साथ ही साथ बात की गई इसमें पर्यावरण संरक्षण की, गरीबी मिटाने की, बीमारियां खत्म करने की, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस एजेंडे को ऊपरी तौर पर नहीं, स्थानीय निकायों द्वारा भी अपनाने की बात कही गई। इस तरह से एजेंडा 21 में संसाधनों के जब नियोजन की बात कही गई तब सारे देश संसाधन नियोजन के लिए प्रयास करने लगे। संसाधनों के नियोजन के समय हमें ये देखने में आता है कि हमारे देश भारत में संसाधनों का बड़ा असामान्य वितरण है। उसका मुख्य कारण भौगोलिक विषमताएं हैं। यदि हम संसाधनों की उपलब्धता की बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर खनिज और कोयला संसाधन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मूल विकास की कमी पाई जाती है। जबकि अगर हम आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में हमको जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी मूल विकास की कमी दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधन की कमी है। अब अगर हम हमारे देश के उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश
लद्दाख में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यह लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ पर ना तो पानी है, ना आधारभूत संरचना है और ना ही किसी प्रकार के खनिज पदार्थों की उपलब्धता है। इस तरह से हम हमारे देश में देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधनों की उपलब्धता है। तो फिर सवाल ये आता है कि इन संसाधनों का जो हमारे देश में अलग अलग जगह पर पाए जा रहे हैं, इनको संतुलित रूप से किस तरह से नियोजित किया जाए। जब नियोजन की बात आती है कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और उसके मुख्य रूप से 3 बिंदु निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला है संसाधनों की मैपिंग, मतलब कौन सा संसाधन किस जगह पर पाया जा रहा है उसकी सबसे पहले पहचान की जाती है। इसके बाद उस संसाधन की पहचान के बाद उसके उपयोग अनुसार यह देखा जाता है कि उसको आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य बनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी ढांचा उपलब्ध है या नहीं, और नहीं है तो उसको तैयार करना। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तब फिर हम संसाधन नियोजन को राष्ट्र की विकास योजनाओं से जोड़ते हैं। इस तरह से हमारे देश में आज़ादी के बाद संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को उसके साथ में लिंक अप किया गया। वर्तमान में यह काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और जब संसाधन नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संसाधन तो पर्याप्त उपलब्ध हैं लेकिन वे पिछड़े हैं। जैसे हम बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। लेकिन इसके जस्ट अगर हम उल्टा देखते हैं तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संसाधनों की उपलब्धता नहीं है लेकिन वे समृद्ध प्रदेश हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों है। तो इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो हम जाते हैं उपनिवेश काल में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उपनिवेश काल में क्या होता था कि जो उपनिवेशवादी सरकार, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, वह भारत के संसाधनों को यहाँ से ले जाकर और ब्रिटेन और यूरोप में उनका उपयोग किया करती थी। तो ये जो क्षेत्र जो पिछड़े थे लेकिन संसाधनों से संपन्न और समृद्ध थे, ये जनजातीय क्षेत्र थे। यहाँ पर जनजातीय लोगों के बीच में उन संसाधनों का कोई उपयोग था नहीं। ब्रिटिश सरकार वहाँ से संसाधनों को इकट्ठा करती, जैसे जंगलों से कीमती लकड़ियाँ हासिल करके और उनको बंदरगाहों के माध्यम से भेजा करती थी। महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह हो, तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह हो, केरल का कोच्चि बंदरगाह हो, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह हो, आप यहाँ पर देख रहे हैं संसाधन विहीन और समृद्ध देशों में एक समानता नज़र आ रही होगी आपको। ये सारे समुद्र तटीय राज्य हैं, अर्थात यहाँ पर बंदरगाह थे जो व्यापार के बड़े केंद्र थे, इसलिए ये संसाधन विहीन होते हुए भी समृद्ध हो गए। जबकि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो है ये संसाधन संपन्न होते हुए भी पिछड़े रह गए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यापारिक मार्ग नहीं था। और समृद्धि का महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये जो तटीय राज्य थे यहाँ पर प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की उपस्थिति थी, मतलब उन संसाधनों को सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभाव्य बनाने की सारी तकनीक यहाँ पर इकट्ठी दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में संसाधनों का नियोजन करते हुए हमने कुछ प्रदेशों को संसाधन विहीन और कुछ प्रदेशों को संसाधन युक्त पाया, और संसाधनों के उपयोग के बेतरतीब और संसाधनों के बेतरतीब उपयोग से संसाधनों में पतन होते हुए भी देखा। तो अब सवाल ये आता है कि संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात हमको संसाधनों का उपयोग ऐसा करें कि हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें तो पूरी हों लेकिन उसमें लालच की कोई जगह ना हो। इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए। प्रयास आपको दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1968 में गठित क्लब ऑफ रोम की। इसके अलावा सैमू सर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन पर आधारित संसाधन संरक्षणों की बात कही है। ब्रंटलैंड कमीशन 1887 ने हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें संसाधन संरक्षण की बात की गई। इसके अलावा पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से हमने बहुत अच्छे से
पहला टॉपिक संसाधनों के बारे में पहचान ली, संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का विकास क्या होता है, विकास होता है तो उनका पतन कैसे होता है, उनका नियोजन कैसे किया जाए, नियोजन की प्रक्रिया क्या है, और उसके बाद संसाधनों का संरक्षण। अब हम आते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए पहले संसाधन भू संसाधन को जानने के लिए। चलिए जानते हैं भू संसाधन किसे कहते हैं। किसी भी देश या क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को ही भू संसाधन कहते हैं, लेकिन यह संसाधन बहुत सीमित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, अतः इसका उपयोग बहुत ही नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। अब भूमि संसाधन का उपयोग अगर नियोजित तरीके से किया जाना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भू संसाधन कितने रूपों में हमारे सामने उपस्थित होता है या कितने रूपों में उपलब्ध है। तो भू संसाधन 3 रूपों में हमको दिखाई पड़ता है। पहला है मैदान, जो कि सर्वाधिक 43% है और इसका उपयोग कृषि, उद्योग इत्यादि के विकास में होता है। दूसरा जो भूमि का प्रारूप या भूमि का रूप आता है वह पर्वत है, जो कि 30% के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। पर्वतों से 12 महीने बहने वाली नदियां निकलती हैं, पर्यटन आता है और इकोसिस्टम बना रहता है। और तीसरा स्वरूप हमको जो दिखाई देता है भू संसाधन का, वह 27% के साथ होता है पठार, जहां से हमको ढेर सारे खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार तो विश्व खनिज का आश्चर्य कहलाता है। यहाँ से जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि मिलता है। साथ ही साथ जंगलों का विशाल भंडार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में, जहाँ कहीं भी हो, भारत देश में भूमि के उपयोग का प्रारूप क्या है। चलिए अपन इसे देखते हैं और समझते हैं। ये जो भूमि है, जो मैदान, पर्वत या पठार के रूप में उपलब्ध है, इसका उपयोग क्या है। भू उपयोग के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि भू उपयोग के उद्देश्य क्या है और भू उपयोग का प्रारूप यानी किस पैटर्न में इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। भूमि के उपयोग के उद्देश्य में हमको दिखाई देते हैं, भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको दिखाई देती है वन, इसके बाद दिखाई देता है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, इसके बाद प्रतिभूमि मतलब 1 वर्ष या उससे कम समय में कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती ना की गई हो, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। इसके बाद हमारे सामने आती है बंजर भूमि, जहाँ 1 वर्ष से अधिक और लगभग 5 वर्षों तक किसी प्रकार की कोई खेती ना की गई हो। इसके अलावा अन्य भूमि जो प्रति के अलावा होती है, उसके लिए भी भूमि का उपयोग होता है। इसके बाद हम पैटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले मुख्य रूप से 2 तत्व हमको दिखाई देते हैं। एक हमको दिखाई देता है भौतिक कारक और दूसरा दिखाई देता है मानवीय कारक। भौतिक कारकों में भू आकृतियाँ जैसे मैदान, पर्वत, पठार, इसके अलावा जलवायु इनको प्रभावित करते हैं, इनके उपयोग को, और मिट्टी के प्रकार भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। अगर हम मानवीय कारकों की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व, संस्कृति और परंपराएं, इसके अलावा प्रौद्योगिकी क्षमता के आधार पर भी भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हमें ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि के उपयोग के आंकड़े हमारे सामने किस तरह से आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े हमारे पास जो उपलब्ध हैं वह संपूर्ण भारत के 100% डाटा हमारे पास नहीं है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें हमारे पास केवल 93% भारत का डेटा उपलब्ध है और 7% जो भाग है उसका डेटा उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपको भारत के नक्शे में लाल रंग से दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर खासकर जो पाक अधिकृत है वह हिस्सा जिस पर चीन का कब्जा है, इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से केवल असम का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और शेष 6 राज्यों का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास 93% डेटा उपलब्ध है, इसके आंकड़ों की हमने तुलना की। हमारे पास में 1960-61 का डेटा भी उपलब्ध है और 2014-15 का डेटा भी उपलब्ध है। जब हम इस डेटा को देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जंगलों के लिए प्रयुक्त की जा रही ज़मीन में वृद्धि हुई है, यानी भूमि पर वन बढ़े हैं। बंजर भूमि कम हुई है, हम देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद गैर कृषि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि बढ़ी है, मतलब फैक्ट्री इत्यादि वगैरह डले हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो चारागाहों के लिए ज़मीन कम हुई है, अन्य फसलों के लिए भी ज़मीन कम हुई है, गार्डन वगैरह के लिए कम हुई है। बंजर भूमि जो है, कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वह घटी है। प्रति भूमि जो है वह लगभग बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है।
वर्तमान प्रतिभूमि थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन शुद्ध बोए हुए क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत मामूली सी बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है। अब अगर हम भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रों की बात करते हैं कि कहाँ पर खेती बहुत अच्छी है और कहाँ पर नहीं है, तो हम देखते हैं कि शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का राज्यवार डेटा अगर हम देखते हैं तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में यह डेटा हमको केवल 10% दिखाई देता है। तो उसके मुख्य कारण अगर हम देखते हैं तो इन राज्यों में विशेषकर अगर हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा को देखते हैं तो हमको राज्य में घने वनों की उपस्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बहुत है, और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा का अभाव है। इसलिए यहाँ पर हमको शुद्ध बोए गए क्षेत्र का परसेंटेज कम दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं वहाँ पर घने वनों की उपस्थिति बहुत अधिक है। अगर बात वनों की आई है तो भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में बनाई गई, उसके अनुसार भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। परीक्षा में आपके आ सकता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन की अनुशंसा की गई है, कितने परसेंट पे होना चाहिए, तो यह संख्या है 33%। वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो इसका उत्तर आप कह सकते हैं कि 2014-15 के अनुसार 23.4% भाग पर वन है, यानी अभी भी हम अनुशंसित परसेंटेज से 10% के लगभग पीछे चल रहे हैं। वास्तव में क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की उपलब्धता 33% होना ही चाहिए, क्योंकि हम आसपास जब देखते हैं तो वन क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं या जो लोग हैं वे जंगलों से ही लकड़ी प्राप्त करते हैं, वहाँ पर मवेशी चराते हैं, मतलब वो पूरे तरीके से जंगलों पर आजीविका के लिए निर्भर होते हैं। और लगातार भू क्षेत्रों में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे लाइन बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारी जो भूमि है, उपलब्ध भूमि, उसका निम्नीकरण हो रहा है। अगर आंकड़ों पर हम गौर करते हैं तो हमारे देश की लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। अब निम्नीकृत है तो इसके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो निम्नीकृत भूमि में 28% निम्नीकृत भूमि जंगलों में, वन क्षेत्र में है। 56% जो भूमि है वह जल अपर्दित है, अर्थात पानी के द्वारा अपर्दित की गई है, जैसे सुंदरवन डेल्टा वगैरह में अपन जाकर देखते हैं या नदियों के किनारे हम जाकर देखते हैं। और 16% ऐसी ज़मीन है जो या तो क्षारीय है या साल्टी है। इस वजह से भूमि निम्नीकृत दिखाई देती है। अब भूमि निम्नीकरण के डेटा तो आपको मिल ही गए, अब अपन देखते हैं भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के मुख्य रूप से फिर वही दो कारण सामने आते हैं निकलकर, एक आता है मानवीय कारण और दूसरा आता है प्राकृतिक कारण। यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा अलर्ट होकर देखिएगा कि भूमि निम्नीकरण के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में कुल कितनी भूमि निम्नीकृत है। इसके बाद भूमि निम्नीकरण के कारण बताइए, आपके सामने प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक कारणों की बात करें तो वही हवा, वर्षा, पानी, तापमान इत्यादि। और जब मानवीय कारणों की बात करते हैं तो हम इस मानचित्र को देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अतिसिंचन। अतिसिंचन जो है ये आपको नीले रंग का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अतिसिंचन की वजह से भूमि निम्नीकरण है। इसके बाद अति पशुचारण की हम बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अति पशुचारण दिखाई देता है। इसके बाद हम खनन या वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण को देखते हैं तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन या वनोन्मूलन है। अब अगर भूमि निम्नीकरण हो ही रहा है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानना यह है कि इसका संरक्षण कैसे करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपायों पर जब हम जाते हैं तो महत्वपूर्ण ये होता है कि सबसे पहले भूमि का परीक्षण कर लिया जाना चाहिए, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और ये जो आप दिख रहे हैं कि पेड़ों की लंबी कतारों को लगाकर भी हम शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के कटाव को, भूमि के क्षरण को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भूमि संसाधन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि भूमि संसाधन क्या है, इसका विकास कैसे होता है, यह कितने रूपों में दिखाई देता है, इसका उपयोग का प्रारूप क्या है,
कृषि कितने क्षेत्र में होती है और कहाँ कम होती है तो क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण के मानवीय और प्राकृतिक कारणों को आपने मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया, और इसके बाद हमने उसके उपाय भी देख लिए। अब अपन बात करते हैं अगले संसाधन, मृदा संसाधन की। मृदा संसाधन जो है वह एक नवीकरण योग्य संसाधन है, साथ ही साथ यह प्राकृतिक संसाधन है और अपने आप में एक जीवंत तंत्र है। मृदा के निर्माण में सबसे प्रमुख और सहायक कारक जो होते हैं वे हैं उसकी जनक शैल, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ, इसके साथ साथ टाइम का बड़ा महत्व है। साथ ही साथ तापमान में परिवर्तन, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवाएं, बर्फीली नदियाँ या चट्टानों, पर्वतों, मिट्टियों का अपघटन, इन तत्वों, इन कारकों के कारण मृदा का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं मृदा का वितरण। भारत देश में आपको बताया गया है 6 प्रकार की मृदाएं आपको दिख रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो भाग 1 में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, लगभग उत्तरी मैदान में आपको जलोढ़ मृदा की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में हमको दिखाई देता है। मानचित्र के अनुसार जब हम देखते हैं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है हमको। लैटराइट मिट्टी, जिसमें लैटर शब्द जो है वह लैटिन भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ईंट के रंग का, तो लैटराइट मिट्टी जो है यह सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि गुजरात और राजस्थान के आसपास हमको दिखाई पड़ती है। लाल मिट्टी जो है वह पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेषकर नागालैंड या त्रिपुरा में हमको दिखाई पड़ती है, जबकि लाल पीली मिट्टी जो है वह लगभग पूर्वी भारत में हमको दिखाई पड़ती है, विशेषकर उड़ीसा, बिहार और तेलंगाना वाले क्षेत्रों में, और थोड़ा बहुत हमको उसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी दिखाई देता है। मरुस्थली मिट्टी, भारत का एकमात्र मरुस्थली क्षेत्र राजस्थान है और ये यहीं पर मिलती है। एक और मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, जो कि आपको इन पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि मिट्टी का वर्गीकरण क्या होता है। अगर आपको इन 6 मिट्टियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको इसकी अगली स्लाइड में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको आप बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए अब अपन बात करते हैं मृदा के अपर्दन की। तो सवाल सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मृदा का अपर्दन कहते किसे हैं। तो मिट्टी के कटाव को, उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा का अपर्दन कहते हैं। यानी कोई मिट्टी है वह किसी भी तरीके से मानवीय हस्तक्षेप के कारण या प्राकृतिक हस्तक्षेप के कारण यदि उसका बहाव या कटाव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मृदा अपर्दन कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मृदा अपर्दन का कारण क्या है। मृदा अपर्दन के 2 कारण फिर हमारे सामने आते हैं, एक मानवीय कारण और एक प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में जब हम जाते हैं तो वही प्राकृतिक कारण हवा, पानी, वर्षा, तापमान, और मानवीय कारणों में जब हम जाते हैं तो हमको दिखाई पड़ते हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण कार्य, खनन इत्यादि। ये इसके प्रमुख मानवीय कारण होते हैं। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मृदा अपर्दन होता कैसे है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा उत्खात भूमि, खड्ड, चादर अपर्दन, पवन अपर्दन या गलत हल चलाना। उत्खात भूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये मान लो कोई खेत है और यहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नालिकाएं तैयार हो जाती हैं। जब यहाँ पर पूरे खेत में नाली नाली बन जाएगी तो वहाँ पर हल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं अर्थात बैडलैंड कहते हैं। और इस भूमि का निर्माण अवनालिका अपर्दन के फलस्वरूप होता है। प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्खात भूमि कैसे बनती है, तो यह अवनालिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनती है। इसके बाद खड्ड की हम अगर बात करें तो ऐसी भूमि जैसे चंबल नदी के आसपास पाई जाती है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं तो कहीं पर एकदम नीची घाटी है, तो इस तरह की भूमि को हम कहते हैं खड्ड। चादर अपर्दन की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य तौर पर पानी के बहाव के कारण होता है। पानी जब बहकर आता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह पूरी तरह से बहकर अलग हो जाती है और इससे मिट्टी के ऊपरी हिस्से का वहाँ से क्षरण हो जाता है। इसी को कहते हैं चादर अपर्दन। हवा के द्वारा होने वाला अपर्दन पवन अपर्दन कहलाता है। गलत हल चलाना मतलब अवैज्ञानिक तरीके से खेती करना, उसको जोतना खेत को, यह कहलाता है गलत हल चलाना। तो इस तरह से हमने देखा कि मृदा अपर्दन होता कैसे है, और जब हमको ये पता है कि मृदा अपर्दन होता कैसे है तो हम मृदा का संरक्षण भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मृदा का संरक्षण कैसे करते हैं। मृदा के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम ये हो जाता है कि उसकी हम कंटूर प्लॉइंग अर्थात समोच्च तरीके से जुताई कर सकते हैं। जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप
जुताई का काम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं ढलान वाले क्षेत्रों में। यदि हम जुताई का काम इस तरह से करेंगे तो मिट्टी बहकर नीचे आने की संभावना रहती। पट्टी कृषि मतलब सीढ़ीदार खेती, सोपानी खेती, जो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर उत्तराखंड या हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या हिमाचल के प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम इस तरह की पट्टी खेती कर सकते हैं, यानी सोपानी या सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मृदा अपरदन के ये जो मानवीय कारण हैं, ये मानवीय कारणों का ये आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर अति पशुचारण हो रहा है, कहाँ पर वनोन्मूलन की समस्या है, कहाँ पर अति सिंचन की समस्या है। तो इस तरह से जहाँ जो भूमि निम्नीकरण वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जो भूमि निम्नीकरण की जो समस्याएं हैं, लगभग मृदा निम्नीकरण की समस्याएं भी हमको वही दिखाई पड़ती हैं। चलिए, हमने आपको जो बताया था कि मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 6-7 भाग हैं। ये इस तरह से आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अपन इसको देखते हैं बड़ा करके। इस तरह से आप इस टेबल का अध्ययन कीजिए और इस टेबल का अध्ययन करते हुए आप लोग जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी, इनको निर्धारित करने वाले तत्व, इनका रंग, इनकी गहराई, गठन आयु, इनमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, इनके भौतिक गुण, इनमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और अन्य महत्वपूर्ण बातों का आप अध्ययन कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से आप इसका अध्ययन कीजिए और इस वीडियो में प्रयुक्त की जा रही इस PDF का जो लिंक है, इस PDF को यदि आपको चाहिए हो उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको बताया गया है। आप जाइए, वहाँ पर उसे देखिए और संसाधन और विकास नाम का अध्याय जो है वह 4 अंकों का है। आपके एग्जाम में इस अध्याय का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसमें आपको पूरे अंक मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।